गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम अजय पांडे, योर एसएसटी टीचर। ये जो वीडियो है ये क्लास 8 के लिए है और आज के वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो एसएसटी का हिस्ट्री का पोर्शन है उसका चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 10 का जो नाम है वो है द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1919 टू 1947, यानी भारत के लिए जो स्वतंत्रता का संग्राम चला उसमें जो 1919 से लेकर 1947 के बीच का जो आंदोलन था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग रेडी हो जाइए पेन और पेपर के साथ और अपनी बुक भी ओपन कर लीजिए ताकि मैं रीडिंग करूं तो जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हों उनको आप नोट कर सकें और बुक में भी अंडरलाइन कर सकें। सो लेट मी स्टार्ट द चैप्टर। द फर्स्ट पॉइंट इज गांधीयन इरा, यानी गांधी जी का युग। गांधी जी का युग कब से कब शुरू होता है, इसमें क्या क्या मेन चीज़ें घटित हुई उनके बारे में पढ़ना है। तो द फर्स्ट वर्ल्ड वार दैट स्टार्टेड इन 1914 हैड वर्सन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में, तो पहला फैक्ट तो यही है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो 1914 में हुआ। इस युद्ध से हुआ क्या, जो भारत की इकोनॉमिक यानी आर्थिक और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक सिचुएशन माने स्थिति इंडिया में वो कैसी हो गई, वर्जन यानी और ख़राब हो गई। पहले से ही खराब थी और जब विश्व युद्ध हुआ तो भारत की जो आर्थिक और राजनीतिक दशा थी, स्थिति, वह और भी खराब हो गई। ड्यू टू द राइज इन इट्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड वार सप्लाईज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड कंसिडरेबली इंक्रीज द टैक्सेस। अब युद्ध में जो मिलिट्री खर्चे में बढ़ा, यानी सैनिक साजो सामान में जो खर्च हुआ, एक्सपेंडिचर माने होता है खर्चा और मिलिट्री माने सैनिक, तो सैनिक खर्चे में क्या हुआ, राइज हुआ यानी वृद्धि हुई। और क्या हुआ, वार सप्लाई, युद्ध में जो सप्लाई की जाती है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें पैसे लगते हैं, तो इन सब चीज़ों से युद्ध में बहुत ज़्यादा पैसा लगा। और इसके बदले क्या हुआ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडरेबली इंक्रीज द टैक्सेस। उसमें जो भारत की सरकार थी यानी अंग्रेजों की जो सरकार थी उसने टैक्सों को बढ़ा दिया, बहुत बढ़ा दिया। द डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स लाइक क्लॉथ, जूट, बैग्स एंड रेल्स एक्सेट्रा इंक्रीज्ड शार्पली। द डिमांड माने मांग, फॉर इंडस्ट्रियल गुड माने औद्योगिक सामानों की मांग जो थी, जैसे कि कपड़ा हुआ, जूट हुआ, बैग यानी झोले हुए, रेल्स यानी रेल हो गई, इनकी जो मांग थी इंक्रीज्ड शार्पली, बहुत तेज़ी से बढ़ गई। युद्ध के कारण इन सभी चीज़ों की जो डिमांड थी वह बहुत ज़्यादा बढ़ गई। Decline of imports led to a steep rise in the price of commodities, making the life of common people miserable। और imports माने होता है निर्यात, माफ़ करिएगा, इंपोर्ट्स का मतलब होता है आयात, यानी जब हम बाहर से चीज़ों को मंगाते हैं उसको कहते हैं इंपोर्ट, और जब अपने देश से चीज़ों को दूसरे देश में भेजते हैं यानी बेचते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो डिक्लाइन इन इंपोर्ट्स माने आयात में डिक्लाइन यानी कि कमी हो गई, और इसकी वजह से जो चीज़ों का दाम था, कमोडिटीज माने आवश्यक चीज़ें, ये जो लिखा है कमोडिटीज इसका मतलब होता है आवश्यक चीज़ें हैं, और इन क्या हुआ, राइज इन द प्राइस, इन चीज़ों के दाम में बढ़ोतरी हो गई। मेकिंग द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल माइजरेबल, और इससे जो सामान्य जनता थी उसका लाइफ क्या हो गया, कष्टप्रद हो गया। माइजरेबल माने शोचनीय हो गई, यानी कि कष्ट उसमें ज़्यादा आ गए। अभी फ़िलहाल आप भी देख रहे होंगे इस समय जो देश में महंगाई है उससे हर आदमी पीड़ित है, क्योंकि वो अंग्रेज़ों की सरकार थी और महंगाई बहुत ज़्यादा थी, उस समय गरीबी भी थी, इसलिए उस समय जो कॉमन मैन था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। अब इसमें दिया गया है फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ द कंट्रीज विच फॉट फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। आपको बताना है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें कौन कौन देश हिस्सा लिए। उसके बाद हम सेकेंड पैराग्राफ रीड करते हैं। इट वॉज इन दीज सर्कमस्टांसेस दैट गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और इन्हीं परिस्थितियों में गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया आए। तो यहाँ से आपको दूसरा फैक्ट मिलेगा। दूसरा फैक्ट ये है गांधी जी भारत कब आए, 1915 में, यानी 1915 में गांधी जी भारत आए, और कहाँ से आए, साउथ अफ्रीका के। ही वॉज 46 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, उस समय उनकी उम्र 46 वर्ष थी। एंड वॉज ऑलरेडी एन इंटरनेशनली नोन एंड रिस्पेक्टेड लीडर, और उस समय 1915 तक वह एक विश्व प्रसिद्ध, ख्याति प्राप्त और सम्मानित नेता बन चुके थे। ही लेड
ही हैड लेड नॉन वायलेंट मार्चेस अगेंस्ट, उन्होंने नॉन वायलेंस अभियान शुरू किया था। देखिए यहाँ पर लिखा है नॉन वायलेंट मार्चेज माने अभियान शुरू किया था अगेंस्ट द ऊपर पढ़ना पड़ेगा, अगेंस्ट द रेसिस्ट पॉलिसीज ऑफ द वाइट गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका में जो अंग्रेज़ों की सरकार थी। वाइट गवर्नमेंट का मतलब होता है अंग्रेज़ों की सरकार। तो उस समय साउथ अफ्रीका भी, जैसे हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस समय साउथ अफ्रीका भी अंग्रेज़ों का गुलाम था और अंग्रेज़ों ने वहाँ पर जातिवादी रेसिस्ट पॉलिसी माने जातिवादी नीतियों को लागू किया था, यानी वहाँ भी जाति देकर लोगों के साथ व्यवहार होता था। आफ्टर कमिंग टू इंडिया ही ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री टू अंडरस्टैंड द पीपल ऑफ इंडिया। भारत आने के बाद उन्होंने पूरे भारत का क्या किया, भ्रमण किया, ताकि वो समझ सकें कि भारत के लोग कैसे हैं। भारतीय आदमी होकर भारतीयों को समझने के लिए यात्रा कर रहा, देखिए कितनी विचित्र बात है। आखिर गांधी जी भारत के ही तो थे, गुजरात के, और इंग्लैंड पढ़ने चले गए, तो वहाँ से आने के बाद इनको पूरा भारत घूमना पड़ा ये समझने के लिए भारत के लोग कैसे हैं। क्या बताया जाए, he wanted to see for himself the overall situation and find solution to the problems faced by India. He wanted माने वह चाहते थे, to see माने देखना या पाना, for himself अपने लिए, ओवरऑल सिचुएशन कि उनके लिए भारत में स्थिति कैसी है, एंड फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडिया, और चाहते थे कि भारतीय उस समय जिन समस्याओं का सामना कर रहे थे उनका उपाय क्या है, यानी उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो भारतीयों के द्वारा जो समस्याएं सामना की जा रही थी, उन समस्याओं के समाधान के लिए गांधी जी ने पूरे देश का भ्रमण किया, यहाँ के लोगों को समझने की कोशिश की और देख रहे थे कि उनके लिए कैसी परिस्थितियाँ हैं, वे अपना आंदोलन कैसे यहाँ इंडिया में शुरू करें। विद द अराइवल ऑफ महात्मा गांधी इन 1915 द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इंटर्ड ए न्यू फेस। और 1915 में महात्मा गांधी के भारत आते ही भारत में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट यानी राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, वह एक नए फेज माने नए दौर में प्रवेश कर गया। बिफोर द अराइवल ऑफ गांधी जी द नेशनलिस्ट मूवमेंट वाज डोमिनेटेड बाय द एजुकेटेड एलिट और द इंटेलिजेंसिया। गांधी जी के भारत आने के पहले जो भारत का नेशनलिस्ट मूवमेंट था, उसका नेतृत्व पढ़े लिखे लोग कर रहे थे या बुद्धिमान लोग कर रहे थे। इंटेलिजेंस माने बुद्धिमान लोगों का समूह, और एजुकेटेड एलिट माने होता है ग्रुप। यहाँ जो एलिट शब्द लिखा है उसका मतलब होता है ग्रुप। तो पढ़े लिखे लोगों के ग्रुप के द्वारा भारत में गांधी जी के आने के पहले आंदोलन को चलाया जा रहा था। He emerged as a mass leader and gradually turned the movement into a mass movement involving peasants, tribals, students, women and factory workers as well. ही इमर्ज्ड एज ए मास लीडर, मतलब वह लोकप्रिय जनप्रिय नेता, यानी लोगों के नेता बनकर उभरे। कौन? गांधी जी। मास लीडर माने जो लोगों का नेता बने, एंड ग्रेजुअली माने धीरे धीरे, टर्न द मूवमेंट माने आंदोलन को मोड़ दिया, इनटू ए मास मूवमेंट यानी जन आंदोलन में मोड़ दिया। उन्होंने उस आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया, इन्वॉल्विंग पेजेंट, ट्राइबल्स, स्टूडेंट, वुमेन एंड फैक्ट्री वर्कर्स। और इनके आंदोलन में कौन कौन लोग थे? पेजेंट यानी किसान लोग थे, ट्राइबल्स यानी जनजाति लोग थे, स्टूडेंट छात्र थे, वुमेन महिलाएं थीं, फैक्ट्री वर्कर्स और फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे। यानी गांधी जी के आंदोलन में ये सभी लोग शामिल हो गए और इसीलिए गांधी जी का जो आंदोलन था वह जन आंदोलन बन गया। अब यहाँ ग्रीन कलर में महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ दिया गया है, आइए देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें लिखा है महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर। यहाँ से आपको क्या नोट करना है, गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो आपको नोट करना है 2 अक्टूबर 1869 को। और कहाँ पर हुआ? पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। ही वेंट टू लंदन टू स्टडी लॉ, वह लंदन गए कानून की पढ़ाई करने। ही वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस लॉ, फिर लंदन से पढ़ाई करने के बाद साउथ अफ्रीका चले गए ताकि वहाँ वकालत कर सकें। इन साउथ अफ्रीका ही विटनेस्ड द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय द इंडियंस लिविंग देयर। वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ जो भारतीय थे उनके साथ अजीब तरह का व्यवहार होता है, यानी उनके साथ भेदभाव होता था, उनको नीचा समझा जाता था, अंग्रेजों के द्वारा उनको नीचा समझा जाता था। इट वॉज इन साउथ अफ्रीका दैट ही इवॉल्व द फिलासफी ऑफ सत्याग्रह और नॉन वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेशन। तो ये वहीं पर हुआ कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही अपना एक आंदोलन का नया तरीका अपनाया। उस आंदोलन का तरीका क्या था? सत्याग्रह, जिसे कहते हैं नॉन वायलेंट स्ट्रगल, यानी कि अहिंसात्मक आंदोलन चलाया। और किसके खिलाफ चलाया? ऑपरेशन के खिलाफ चलाया। ऑपरेशन माने होता है शोषण, जब आप किसी को कष्ट देते हैं, दबाते हैं,
उसके अधिकारों का हनन करते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेशन। तो साउथ अफ्रीका में भारतीयों के साथ जो ऑपरेशन हो रहा था, यानी उनके साथ जो गलत व्यवहार हो रहा था, उसके खिलाफ गांधी जी ने वहाँ पर नॉन वायलेंट या सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। सत्याग्रह इज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड अहिंसा। अब ये अंडरलाइन करना आपको, सत्याग्रह किस पर आधारित है? सत्य और अहिंसा पर, और नॉन वायलेंस या अहिंसा पर आधारित है। तो सत्याग्रह ट्रुथ यानी सत्य, अहिंसा माने नॉन वायलेंस जिसमें हिंसा ना हो, उस पर आधारित है। अकॉर्डिंग टू हिम, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह इज एन इफेक्टिव टूल एज इट अपील्स टू द कॉन्शियंस ऑफ द ऑपरेसर। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह जो है एक प्रभावी तरीका है, इफेक्टिव टूल है। किसके लिए? टू अपील्स माने प्रभावित करने के लिए, द कॉन्शियंस माने ऑपरेसर जो सता रहा है, सताने वाले यानी आताताई। ऑपरेसर का मतलब आप कर सकते हैं आताताई, जो दूसरों को सताए या डराए या धमकाए। तो आतताइयों के हृदय को पिघलाने वाला तरीका क्या है? नॉन वायलेंस यानी अहिंसात्मक आंदोलन। अर्ली मूवमेंट्स बाय महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी के द्वारा जो शुरुआती आंदोलन चलाए गए उनके नाम यहाँ लिखे गए हैं। द फर्स्ट मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी अकर्ड एट चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार ऑफ बिहार इन 1917। महात्मा गांधी के दौरान जो सबसे पहला आंदोलन चलाया गया 1917 में चलाया गया। कहाँ चलाया गया? चंपारण जिले में चलाया गया। चंपारण जिला कहाँ है? बिहार में। ये आपको नोट करना है कि गांधी जी के द्वारा पहला मूवमेंट जो चला भारत में वह 1917 में चला। कहाँ पर चला? बिहार में चला। बिहार में कहाँ? चंपारण जिले में चला। द इंडिगो planters in Champaran were forced to sell indigo to the British at very low price। अब चंपारण में हो क्या रहा था? वहाँ नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनको बाध्य करके, किसानों को अंग्रेज बाध्य करके नील की खेती कराते थे और फिर उनके नील को कम दामों पर खरीदते थे, यानी किसानों का वहाँ पर शोषण कर रहे थे अंग्रेज। गांधी जी वेंट देयर एंड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस एंड फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द प्राइस पेड टू द कल्टिवेटर्स। तो गांधी जी वहाँ गए, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ वहाँ धरना दिया और इनके धरने से डर कर अंग्रेजों ने जो है किसानों को थोड़ा ऊंची कीमत देना शुरू कर दिए। जो अंग्रेज भारत के नेताओं के इससे पहले नहीं डरते थे, वो गांधी जी कहते ही गांधी जी से डरना शुरू कर गए। इन 1918 अब 1918 में गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल एंड हिज कलीग्स, यानी गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके बहुत सारे साथी ऑर्गेनाइज्ड ए मेजर टैक्स रिवोल्ट इन खेड़ा। अब अगला जो आंदोलन हुआ 1918 में हुआ, ये भी आपको नोट करना है। कहाँ हुआ? ये खेड़ा में हुआ। खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। इनके साथ कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सभी चीज़ें आपको नोट करनी है। 1918 में हुआ। गांधी जी सरदार वल्लभ पटेल के साथ टैक्स रिवोल्ट किया, यानी टैक्स माने होता है कर। टैक्स माने क्या होता है? कर। कर विद्रोह किया, यानी अंग्रेजों को कर देने से मना करने का आंदोलन। यानी इन लोगों को कहना था कि यदि अंग्रेज आपकी बात ना सुने तो आप अंग्रेजों को कर देना बंद कर दीजिए। इसी को कहते हैं कर विद्रोह, यानी कि टैक्स रिवॉल्ट। कब हुआ? 1918 में। सरदार वल्लभ पटेल और महात्मा गांधी जी दोनों साथ किए। द पीजेंट ऑफ खेड़ा, यानी जो खेड़ा के किसान थे, साइंड ए पिटिशन, उन्होंने एक याचिका पत्र पर सिग्नेचर किया, दस्तखत किए, कॉलिंग फॉर टैक्स फॉर ईयर टू बी स्क्रैप्ड, कि उस साल यानी 1918 में लोगों ने एक याचिका पत्र लिखा। उस याचिका पत्र पर किसानों साइन करके कहा कि इस साल का टैक्स उनका माफ़ कर दिया जाए, बिकॉज द फार्मर्स वर इन नो पोजिशन टू पे द टैक्स ड्यू टू द क्रॉप फेलियर, क्योंकि उस समय जो फसल हुई वह अच्छी नहीं हुई, इसलिए किसान टैक्स देने के स्थिति में नहीं है। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी सरकार से एक पिटीशन डाली, याचिका थी कि उनका टैक्स माफ़ कर दिया जाए। The government in Bombay rejected the charter, but Gandhiji agitation forced the government to suspend the tax। हालांकि अंग्रेजों ने उनकी बात, किसानों की बात नहीं मानी, लेकिन जब गांधी जी ने वहाँ आंदोलन किया तो अंग्रेज उनकी बात को मानने के लिए विवश हो गए, यानी किसानों को टैक्स नहीं देना पड़ा। अहमदाबाद ही लेड ए सक्सेसफुल मिल वर्कर स्ट्राइक। इसके बाद गांधी जी अहमदाबाद गए, वहाँ पर उन्होंने मिल में काम करने वाले मजदूरों के लिए स्ट्राइक किया, यानी हड़ताल किया। स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल। इन 1918 में एंड फोर्स्ड मिल ओनर्स टू रेज द वेजेस ऑफ द वर्कर्स, और जो मिल के मालिक थे उनको बाध्य करके गांधी जी ने वहाँ पर काम करने वाले लोगों की जो वेज यानी कि मजदूरी थी उसको बढ़ा दिया। यानी गांधी जी
के शुरुआती आंदोलन में ये 3 आंदोलन है। पहला चंपारण में हुआ, दूसरा खेड़ा में हुआ और तीसरा अहमदाबाद में मिल वर्कर्स के पक्ष में उन्होंने आंदोलन किया। और आंदोलन किए तो जो मिल के मालिक थे वे अपने फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की मजदूरी बढ़ा दिए। अब आइए पढ़ते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। Rowlatt Act was a legislative act passed by the Imperial Legislative Council in Delhi on March 21, 1919 on the recommendation of Rowlatt Commission appointed by the British government। अब रॉलेट एक्ट क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन अपॉइंट किया था, उस कमीशन का नाम था रॉलेट कमीशन। इस कमीशन की रिकमेंडेशन यानी सिफारिश पर दिल्ली की जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसने 21 मार्च 1919 को इस रॉलेट एक्ट को पारित किया। इसमें से जो आपको नोट करना है वो ये नोट करना है रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया, तो इसकी डेट है 21 मार्च 21, 1919 और किस कमीशन के रिकमेंडेशन पर किया गया, तो कमेटी थी रॉलेट कमीशन। अभी इस रॉलेट एक्ट में क्या कहा गया था उसको देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट गेव गवर्नमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन इंडिया। इट स्ट्रेंथेन द पावर ऑफ police and curb the fundamental rights of the people such as the freedom of expression. It empowered the government to arrest and search people and property without warrant, detain anyone without trial or conviction for 2 years। इस कानून में जो बातें लिखी गई थी उनको ये देख लेते हैं। इस कानून में कहा गया था कि रॉलेट एक्ट के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल गया। यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानी होता है अभूतपूर्व, यानी बहुत अधिक शक्तियाँ दे दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और ब्रिटिश गवर्नमेंट रिप्रेस माने दबाना, किसी को दबा देना। दबाने के लिए, किसको दबाने के लिए? पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन इंडिया। भारत में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था उसको दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार को बहुत अधिक शक्तियाँ दे दी गई। इट स्ट्रेंथ द पावर ऑफ पुलिस एंड कर्ब द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपुल। इसने पुलिस को इतनी ज़्यादा शक्तियाँ दे दी कि इससे लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार थे उनको दबाने का मौका पुलिस को मिल गया। और इस एक्ट के द्वारा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था उसको समाप्त करने की कोशिश की गई। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी। तो अपने विचारों को जो व्यक्त करने की आज़ादी थी उसको इस रॉलेट एक्ट के द्वारा छीनने की कोशिश की गई। इसके द्वारा इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं ये आपको नोट करने हैं। रॉलेट एक्ट में क्या क्या लिखा था ये दोनों पॉइंट आपको लिखना है। इसमें क्या है? अरेस्ट एंड सर्च पीपुल एंड प्रॉपर्टी विदाउट वारंट, यानी बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना और उसकी संपत्ति को जब्त करना, इस रॉलेट एक्ट में लिखा गया था। यानी किसी भी व्यक्ति को केवल शंका के आधार पर उसको गिरफ्तार करना और उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना। दूसरा था डिटेन एनीवन विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन फॉर 2 years, और किसी भी व्यक्ति को बिना किसी दोष के उसको 2 साल तक जेल में बंद रखना। यानी बिना किसी दोष सिद्ध किए ही उस आदमी को 2 साल तक जेल में बंद रखना, ऐसा इस कानून में कहा गया था। तो ये 2 पॉइंट आपको नोट यहाँ से करने हैं। पहला तो ये नोट करना था कि एक्ट पारित कब हुआ, तो आपको मैंने बता दिया 21 मार्च 1919 को ये जो कानून था ये पारित किया गया। और इस कानून में जो 2 बातें लिखी गई थी ये फर्स्ट एंड सेकेंड। इस कानून को कहा गया था बिना वकील बिना दलील, इस तरह का इस कानून के बारे में कहा गया था। आइए देख लेते हैं ऊपर क्या है। ऊपर लिखा था एक और है, ये आप अपनी बुक से लिख लेंगे। इसमें जो 3rd दिया गया है इसको भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। रॉलेट एक्ट में क्या क्या बातें कही गई थी, 2 हमने नीचे देख लिया, एक यहाँ पर है। अब आगे बढ़ते हैं। दिस एक्ट वाज आल्सो सीरियस ब्लो टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडिया हैड helped the British in World War I and was expecting substantial political rights. Instead of that, the government passed repressive Rowlatt Act. This caused serious resentment among the Indians. यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो कानून बना ये भारतीयों के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसके लिए बहुत बड़ा झटका था ये रॉलेट एक्ट, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेज़ों की मदद की थी। यहाँ पर देखिए लिखा है कि इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार जो इंडियन थे उन्होंने हेल्प की थी, किसकी? ब्रिटिश की। और भारतीयों को लगा कि विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेज़ जो है भारतीयों की मदद करेंगे
उनके अधिकार बढ़ाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ। यानी भारतीयों ने मदद की, लेकिन अंग्रेजों ने राउलेट एक्ट पास करके भारतीयों को बहुत बड़ा झटका दे दिया। और इस कानून के पास होते ही जो भारतीय थे उनमें सीरियस रिजेंटमेंट यानी असंतोष की भावना भारतीयों में जाग गई। इस कानून के बनते ही रिजेंटमेंट में होता है असंतोष या गुस्सा। तो जैसे ही ये कानून पारित हुआ, भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा फूट पड़ा। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना एंड अदर क्रिटिसाइज्ड द एक्ट एज डेविल्स एंड टायरेनिकल अकॉर्डिंग टू देम। अब यहाँ से आपको समझना यह है कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस कानून की निंदा की और इसे कहा कि ये राक्षसी है, यानी ये बर्बाद करने वाला कानून है और ये जो है अत्याचारी कानून है, इसको हटाया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द मानी उनके अनुसार, यानी महात्मा गांधी और जिन्ना के अनुसार, द गवर्नमेंट हैड नो राइट टू रिस्ट्रिक्ट पीपल्स बेसिक फ्रीडम। उनके अनुसार गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं है कि वे लोगों के अधिकारों का हनन करें यानी उनको छीने। महात्मा गांधी रोट एन ओपन लेटर टू द वायसराय दैट राउलेट एक्ट वाज designed to crush the national movement and this black act should be withdrawn। महात्मा गांधी ने उस समय जो अंग्रेजों का वायसराय था उसको एक पत्र लिखे और वायसराय को पत्र लिखने के बाद उन्होंने कहा कि जो एक्ट है वो क्या है, नेशनल मूवमेंट को दबाने के लिए है और यह काला कानून है। उन्होंने इसे क्या कहा, ब्लैक एक्ट कहा। तो ये आपको पॉइंट लिखना है कि महात्मा गांधी कॉल्ड द राउलेट एक्ट एज ब्लैक एक्ट, यानी काला कानून कहा। किसने कहा, महात्मा गांधी ने। किस कानून को कहा, राउलेट एक्ट को कहा। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन 6 अप्रैल 1919 महात्मा गांधी गेव ए कॉल फॉर नेशनल हड़ताल। अब इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल यानी पूरे देश में हड़ताल की का आह्वान किया। लोगों से कहा कि आप 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल कीजिए पूरे देश में। इट वाज ए कॉल फॉर ए राउलेट सत्याग्रह। और इस हड़ताल को राउलेट सत्याग्रह कहा गया। इस हड़ताल को क्या कहा गया, राउलेट सत्याग्रह कहा। और ये क्या था, ए नॉन वायलेंट अपोजिशन अगेंस्ट द राउलेट एक्ट। और राउलेट एक्ट कानून के विरोध में यह अहिंसात्मक आंदोलन था, यानी अहिंसात्मक आंदोलन यहाँ भी गांधी जी का चल रहा है। सत्याग्रह सुभाष वर set up to launch the movement. The nationwide हड़ताल was a grand success। ये जो सत्याग्रह था इसमें सत्याग्रह सुभाष वर सेटअप, इसमें सत्याग्रह सुभाष सेटअप किए गए और ये जो है पूरे देश में बहुत बड़े सक्सेस के रूप में आया। पब्लिक मीटिंग्स वर हेल्ड टू प्रेस द फॉर विड्रॉल ऑफ द राउलेट एक्ट। और जगह जगह सभाएं हुई कि गवर्नमेंट इस राउलेट एक्ट को वापस ले। ऑल बिजनेस वर सस्पेंडेड ऑन द डे ऑफ हड़ताल। और हड़ताल के दिन कोई भी काम हुआ नहीं, पूरे देश में कोई भी काम नहीं हुआ। दिस सत्याग्रह turned out to be first all India struggle against the British government, although it was largely restricted to cities। यह है अंग्रेजों के खिलाफ पहला पूरे देश में छेड़ा जाने वाला हड़ताल था। यानी अंग्रेजों के खिलाफ पहला पूरे देश में होने वाला हड़ताल जो था वो राउलेट सत्याग्रह हड़ताल था। यानी जो राउलेट कानून के विरुद्ध हड़ताल पूरे देश में हुआ, ये अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में पहला संघर्ष था। यद्यपि ये जो हड़ताल था वो केवल शहरों में ही हुआ, यानी गांव तक इसका दायरा नहीं था। द गवर्नमेंट यूज्ड ब्रूटल मेजर्स टू सप्रेस द सत्याग्रह। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने सत्याग्रह को समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाए, यानी क्रूर कदमों को उसने उठाया। अब इसमें आपको वोकैबुलरी दी गई है, वोकैबुलरी आपको लिखना है। सत्याग्रह क्या होता है, फाइट फॉर जस्टिस थ्रू नॉन वायलेंट मीन्स, यानी अन्याय के खिलाफ न्याय को पाने के लिए नॉन वायलेंस माने अहिंसात्मक तरीकों से आंदोलन करना या उसका विरोध करना, इसी को सत्याग्रह कहते हैं। यानी सत्याग्रह क्या है, किसी भी अन्याय के खिलाफ जब आप अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन या धरना प्रदर्शन करते हैं उसको कहते हैं सत्याग्रह। अब यहाँ पर हमको पढ़ना है जलियांवाला बाग। इसके बारे में आप जानते होंगे जलियांवाला बाग के बारे में, लेकिन यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। जलियांवाला बाग मास्कर यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ। ऑन 13 अप्रैल द बैसाखी डे, यानी 13 अप्रैल को जिस दिन बैसाखी भी था, ए पीसफुल मीटिंग वॉज हेल्ड एट जलियांवाला बाग अमृतसर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राउलेट एक्ट। अमृतसर जो कि पंजाब में है, जहाँ पर स्वर्ण मंदिर भी है,
इसी अमृतसर में एक है बाग है जिसे जलियांवाला बाग कहते हैं। तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोगों ने एक सभा बुलाई थी ताकि वे रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर सकें। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, यहाँ से आपको लिखना है कि 13 अप्रैल 1919 का डे था। इस दिन बैसाखी थी और जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर पंजाब में है, इस बाग में रॉलेट एक्ट के खिलाफ लोगों ने एक सभा बुलाई ताकि वे रॉलेट एक्ट का विरोध कर सके। तो इस रॉलेट एक्ट में क्या हुआ, एंड द अरेस्ट ऑफ 2 नेशनल लीडर। और ये जो सभा बुलाई गई थी, ये सभा इसलिए भी बुलाई गई थी क्योंकि अंग्रेजों ने 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। उन नेताओं के नाम क्या थे, सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये दोनों नाम आपको नोट करने हैं। पहले नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे थे सैफुद्दीन किचलू। ये दोनों नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। इन नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोगों ने एक सभा बुलाई थी। देयर वर सेवरल वुमेन एंड चिल्ड्रन अमंग दोज हु हैड गैदर्ड इन द पार्क। और जो सभा हुई थी उसमें बहुत सारी महिलाएं और बच्चे भी आए हुए थे। द बाग वॉज इनक्लोज्ड ऑन ऑल साइड्स विद बिल्डिंग्स हैड ओनली 1 गेट। इस बाग में, जैसे बाग है तो इस बाग में चारों तरफ से दीवार थी, सिर्फ एक ही गेट था, सिर्फ एक ही गेट था, बाकी चारों तरफ से दीवार थी। और इसी बाग में हजारों लोग आए थे ताकि वे अपने जो 2 नेता गिरफ्तार किए गए थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचली, इनकी गिरफ्तारी का विरोध कर सकें और जो ये कानून, काला कानून बना था रॉलेट एक्ट, उसका विरोध कर सकें। फिर हुआ का, ऑन हियरिंग अबाउट दिस असेंबली, जब इस सभा के बारे में जानकारी हुई, जनरल डायर जो समय अंग्रेजी सेना वहाँ पंजाब में था, उसने क्या किया, द ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर, ये क्या था, ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर था, इसका नाम क्या था, जनरल डायर, वेंट विथ 50 गोरखा राइफल एंड ऑर्डर देम टू शूट एट द क्राउड। ये वहाँ उस बाग में पहुंचा और इसने बिना कुछ पूछे पाछे अपने गोरखा सैनिकों से कहा कि गोली चलाना शुरू करो। द ओनली एग्जिट वाज पार्क वाज सील्ड। और जैसा कि मैंने बताया कि केवल एक ही दरवाज़ा था, बाकी चारों तरफ से दीवारें थीं। Men, women and children ran from one direction to other to escape this wrath। और इस गोलीबारी से बचने के लिए लोगों में भगदड़ मच गई। Some of them jumped into the well within this bag and were drowned। तो उस बाग में कुआं भी था जिसमें लोग जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद पड़े। एक दूसरे के ऊपर लोग उसमें कूदते रहे। और द राइफल मैन कंटिन्यू द फायरिंग फॉर अबाउट 10 मिनट। और लगातार 10 मिनट तक गोलियां पुलिस वाले चलाते रहे। वो जो गोरखा जवान थे वो लगातार 10 मिनट तक गोलियां चलाते रहे। until the 1650 rounds of ammunition was exhausted, more than 1500 were injured and approximately 1000 dead। और इस गोलीबारी में, जिसमें 1650 राउंड की गोलियां चली, 1500 लोग घायल हुए और 1000 लोग मारे गए। तो देखिए कितनी बड़ा नरसंहार हो गया। मासकर का मतलब होता है नरसंहार। तो जनरल डायर ने जो ये पाप किया, जिसमें 1500 लोग जख्मी हुए और 1000 लोग मारे गए। द बारबारिक इंसिडेंट्स सेंट ए शॉक वेव अमॉन्ग ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन पीपुल। द शूटिंग वाज फॉलोड बाय द proclamation of the martial law in the Punjab to protest against the incidents। the great poet and noble literature रविन्द्रनाथ टैगोर। अभी इसको आगे पढ़ेंगे, यहाँ देख लेते हैं। ये जो बारबारी की माने निशंस घटना हुई, इससे पूरे देश के लोगों में एक शोक की लहर दौड़ गई और उसी समय पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ माने सेना को अधिकार दे दिया गया। एक तो गोलीबारी की, ऊपर से सेना को अधिकार दे दिए गए। अब इस घटना के विरोध में जो हमारे बहुत बड़े नेता थे जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, जिनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने क्या किया, इनके बारे में देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को एक उपाधि मिली थी। उपाधि क्या थी, नाइटहुड की। तो इस नाइटहुड की उपाधि को रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया, यानी अंग्रेजों को वापस कर दिया कि अंग्रेज इतने क्रूर हैं कि वे एक बाग में जुटे निहत्थे थे और निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 1500 लोग जख्मी हुए, 1000 लोग मारे गए। तो इस घटना के विरोध में उन्होंने अपने नाइटहुड की जो उपाधि थी, जो अंग्रेजों ने उन्हें 1915 में दी थी, उसको उन्होंने वापस कर दिया। गांधी बिगेन ऑर्गेनाइजिंग हिज फर्स्ट लार्ज स्केल नॉन वायलेंट सत्याग्रह एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922। तो यहाँ से आपको जो पॉइंट लिखना है कि
रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग के विरोध में कौन सी उपाधि छोड़ दी? तो नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी। नाइटहुड की उपाधि उन्हें मिली कब थी? 1915 में मिली थी। यानी 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर को ये उपाधि मिली थी। लेकिन जब जलियांवाला बाग हुआ तो इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी उसको वापस कर दिया विरोध करते हुए। और इसके बाद जलियांवाला बाग के बाद महात्मा गांधी ने अपना फिर से अहिंसात्मक आंदोलन चलाया जो कि 1920 से 22 तक चला। इसको कहते हैं नॉन वायलेंस मूवमेंट, यानी असहयोग, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। इसको हिंदी में कहते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ये कब चला? ये कब चला? 1920 से 1922 के बीच में चला। अब यहाँ वोकैबुलरी दी गई है। वोकैबुलरी में आपको कहा गया है एन ऑनर ग्रांटेड बाय ब्रिटिश क्राउन फॉर एक्सेप्शनल पर्सनल अचीवमेंट और पब्लिक सर्विस, यानी अंग्रेज ये नाइटहुड की उपाधि उन लोगों को देते थे जिन्होंने अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा किया हो। तो जो लोग भी अच्छा करते थे, सामाजिक सेवा करते थे या कोई अपना पर्सनल कोई बढ़िया काम करते थे, उसको सम्मानित करने के लिए अंग्रेज इनको देते थे ये उपाधि, जिसको हम नाइटहुड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर पिक्स दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। जलियांवाला बाग का पिक्स दिया गया। ये जो जलियांवाला बाग हुआ था वहाँ की घटना है और ये जलियांवाला बाग से ही संबंधित सारे यहाँ पर पिक्चर दिए गए हैं। जलियांवाला बाग मेमोरियल बना है और ये देखिए जलियांवाला बाग established in 1951 is a memorial of national importance. It reminds us of the martyrdom of our people for independence. जो लोग मारे गए थे जलियांवाला बाग में उनकी याद में ये बना है, मेमोरियल बना है, ताकि हम उन लोगों को याद कर सकें जिन्होंने हमारे लिए या अपने देश के लिए अपने जान कुर्बान कर दी। और अब हम अगले पेज पर बढ़ते हैं। ये देखिए वन ऑफ द मोस्ट टचिंग sites of Jallianwala Bagh is Martyrs Well inside the garden, where men, women and children jumped to their death in order to escape the shooting. ये वो वेल है जिसमें लोग कूद पड़े थे अपनी जान बचाने के लिए जब अंग्रेजी सेना ने गोलियां चलाई थी जलियांवाला बाग में। इसी में लोग कूद कूद कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब इसमें दिया फाइंड आउट, यानी आपके लिए यहाँ बताना है कि फाइंड आउट अबाउट द जलियांवाला बाग मास्कर, व्हाट एट्रोसिटीज वर कमिटेड, वेयर एंड देयर एंड वाई। यहाँ से आपको ये लिखना है कि आपको पता लगाना है कि जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उसमें क्या क्या हुआ था और ये किसके द्वारा किया गया और क्यों किया गया। तो मैंने आपको पूरा बता दिया। आप इसकी रीडिंग करके इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइनें होंगी जो आपको लगेंगी आप लिखना शुरू करिएगा कि 6 अप्रैल को गांधी जी ने कॉल किया, 13 अप्रैल को लोग वहां जुटे, फिर वहां पर वो लोग विरोध करने पहुंचे थे। अपने दो नेता जो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू थे उनका विरोध करने के लिए पहुंचे, लेकिन जनरल डायर वहां पहुंच गया, उसने गोली चलवाने का आदेश दिया। 10 मिनट तक गोलियां चलती रही जिसमें 1000 लोग मारे गए और 1500 लोग जख्मी हुए। यही आपको लिखना है। तो कारण हो जाएगा रॉलेट एक्ट और 2 नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में लोग सभा कर रहे थे। जनरल डायर जो कि मिलिट्री कमांडर था ब्रिटिश का, वह पहुंच गया और उसने गोलियां चलवाई जिसमें ये सारी घटनाएं हुई। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे शहीद उधम सिंह के बारे में। अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में नेक्स्ट डे आपकी अगली ऑनलाइन क्लास में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।